These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर डे 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग अच्छे होगे, सेफ होगे और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होगे। तो यार आज तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जैसे बच्चों ने यूपीएससी की डिमांड की थी यार, उसी हिसाब से बच्चों ने लॉ एग्ज़ाम की भी डिमांड की थी। तो यार तुम्हारी एक पूरी सीरीज़ आएगी इस चीज़ पे, ठीक है। तो आज हम बस इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। बाकी हर एग्ज़ाम की हम डिटेल्स, उनसे क्या क्या रिलेटेड तैयारी होती है तुम्हारी, हर चीज़ की बात हम आगे कर रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ो यार, मेक श्योर कि तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़े हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे ज़रूर आ रहा होता है। और तुमको बेस्ट नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो purdey.in पे जाओ, तुमको हर तरीके के, तुमको जिस टाइप के नोट्स चाहिए वैसे ही बनाए गए हैं तुम्हारे लिए, तो तुमको वहाँ पे मिल रहे होंगे। ग्रेट। तो यार आज हम लॉ एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। तुमको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे लॉ एग्ज़ाम तुम अगर 12th में हो तो उसके बाद परस्यू कर सकते हो अपने ग्रेजुएशन में। और मान लो तुम अपने ग्रेजुएशन में परस्यू नहीं कर पाए तो तुम उसके बाद भी अलग से अपना लॉ परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम कंसंट्रेट कर रहे होंगे यार तुम्हारे क्लास 12th के बाद में, क्योंकि यार जो मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो वही एज ग्रुप के होंगे, ठीक है। तो यार 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है तुम्हारा, 5 साल का कोर्स होता है। इसमें कौन कौन से लोग बच्चे करते हैं, जो बीए करते हैं वो साथ में बीए एलएलबी परस्यू कर सकते हैं। बीएससी एलएलबी जो साइंस का कोई अगर है तो बीएससी एलएलबी करता है। बीकॉम वाले तुम्हारे कॉमर्स वाले बीकॉम एलएलबी करेंगे। और आज के टाइम पे बीबीए एलएलबी भी होने लगा है, तो बहुत सारे लोग इसको भी परस्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो तुम्हारे मेनली ये 4 रहते हैं, आज हम इन्हीं की बात कर रहे होंगे। तो ये जो तुम्हारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहता है, इसमें कौन कौन से तुम्हारे एग्जाम होते हैं। मेनली हम क्लैट की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट फेमस एग्जाम यही होता है। और बाकियों की तैयारी भी ऑलमोस्ट इसी के जैसे होती है, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे होंगे, बाद में तुम्हारी जैसी डिमांड रही उस हिसाब से हम बाकी एग्जाम को भी कवर करेंगे। मैं जल्दी से बता देता हूँ, तुम्हारे और भी एग्जाम होते हैं, मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ सकते हो। ये तुम्हारे बहुत सारे स्टेट लेवल के हो गए, जैसे महाराष्ट्र का हो गया, केरला का हो गया, ठीक है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो गया तुम्हारे, जैसे सिम्बायोसिस का हो गया। तुम्हारा मेन एग्जाम क्लैट होता है, जो तुम्हारी 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसको तुम NLU भी बोलते हो, तो उसके लिए ये वाला एग्जाम होता है तुम्हारा। और साथ में जो तुम्हारा दिल्ली का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तुम्हारी दिल्ली है, वो अपना एग्ज़ाम खुद लेती है, तो ये उसका एग्ज़ाम होता है। और एक और तुम्हारा अच्छा एग्ज़ाम होता है, LSAT होता है। और इसमें तुम्हारे टॉप, मतलब बहुत सारे जो 40+ लॉ कॉलेजेस होते हैं वो इसके स्कोर से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, तुम ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, इस तरह तुम्हारा 3 ईयर का होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करते हैं, तो उसमें ये सब होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे तुम्हारे स्टेट के एग्ज़ाम हो गए, जैसे महाराष्ट्र का हो गया, केरला का हो गया, और भी होते हैं, मतलब फेमस ये रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा IIT जो खड़गपुर है ये भी करा रहा होता है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन ये तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें करा रहा होता है, ठीक है। आज हम मेनली तुम्हारे क्लैट UG की बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यार मेनली तुम जो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को वो इसी के लिए देख रहे होंगे। तो सबसे पहला कौन अटेम्प्ट कर सकता है, हम इन सब क्वेश्चन को देख रहे होंगे। पेपर पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, कैरियर पाथ किस टाइप से होता है इस चीज़ में, और बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, हम इन सब की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार पहले एक बेसिक देख लो कि कितने बच्चे बैठते हैं, तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहता है इसमें। तो इन 2020 तुम्हारे लास्ट ईयर की ही बात करें अगर, तो 75,000 बच्चे इसमें अपीयर हुए थे और 2600 सीट्स थी। और अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इसको फिक्स नंबर मत मानो, ये चेंज होती रहती हैं हर साल, ठीक है, उनके डिमांड के हिसाब से। और तुम्हारे 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसको तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट सिर्फ 3% बच्चे जो होते हैं वो तुम्हारे निकाल पाते हैं। तो फिर भी डरो मत यार, ये अगर तुम इंडिया जैसी कंट्री में अगर ये नंबर देख के डर रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि तुम किसी भी अच्छे फील्ड में जाओ वहाँ पे कंपटीशन रहता ही है, ठीक है। तो यार पेपर पैटर्न कैसा रहता है, तुम्हारे 150 क्वेश्चन रहते हैं, तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम रहता है। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए तुमको 1 मार्क्स मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है, मतलब 1/4 या फिर 0.25, ठीक है। अब तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो यार बेसिकली तुम्हारे 10th लेवल के ही सब्जेक्ट्स रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 10th का बच्चा बैठ के कर सकता है, जो मैथमेटिक्स रहता है, जो इंग्लिश रहता है, वो 10th के लेवल का ही रहता है, ठीक है। मतलब अगर किसी ने 10th पढ़ी है तो उसको समझ आ रहा होगा कि क्या लिखा है, ठीक है। बस एक तुम्हारा अलग से आ जाता है लीगल रीजनिंग, और ये जितने भी फील्ड वाले हैं सबके लिए ही नया रहता है, ठीक है। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और ये बेसिक ट्रेंड है, ठीक है। इसको फिक्स नंबर मत मानना, ये तुम्हारा एक बेसिक ट्रेंड है कि इतने क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारा करंट अफेयर्स हो गया, जिसमें तुम अभी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स दोनों को गिन सकते हो। और ये तुम्हारा ये टेक्निक्स हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया, और ये लॉजिकल रीजनिंग है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, तो इसको कंफ्यूज मत करना। और फाइनली तुम्हारे 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसकी बात कर ली हमने।
अब कुछ बेसिक क्वेरीज की बात करते हैं जो सारे बच्चों को होती है। एज लिमिट क्या होती है भाई? तो इसमें तुम्हारी एज लिमिट नहीं होती है। तुम क्लैट, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारा 12th हो गया, उसके बाद 1 साल ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा एक क्लैट का एग्जाम देते हैं। कई बच्चे दो साल भी लेते हैं यार, जिनको मतलब एकदम ही इस टाइप से कॉलेज चाहिए होता है। तो तुम्हारा यहाँ पे एज लिमिट नहीं होता और तुम अटेम्प्ट्स कितने भी चाहो दे सकते हो, ठीक है, उसको भी मैंने मेंशन किया है। क्लास 12th में कौन सी स्ट्रीम चाहिए? तो भाई तुम कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। तुम अगर साइंस वाले हो, तुम मैथ्स वाले हो, तुम बायोलॉजी वाले हो, तुम कॉमर्स वाले हो, तुम आर्ट्स वाले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 12th में क्या स्ट्रीम थी तुम्हारी उससे कोई मतलब नहीं है। और मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए भाई क्लास 12th में? जैसे जेई वगैरह का होता है 75%, तो इसमें कितना रहता है? इसमें तुम्हारा मिनिमम 45% रहता है। लेकिन यार इतना नीचे मत जाना, क्योंकि कुछ प्राइवेट जो तुम्हारे कॉलेजेस हैं वो परसेंटेज मांगती हैं। तो मिनिमम अपना बना के रखो कि तुम 75 के ऊपर हो, 75 नहीं तो कम से कम 70 के ऊपर हो, तो तुम्हारा एक डिसेंट स्कोर भी रहेगा। और बहुत बेसिक स्कोर है यार, 70+ स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और यार कोशिश करो कि अच्छे नंबर आ जाएं। जब ऑनलाइन क्लास चल रही तो पेपर भी बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब एक डाउट और यार कि NLU लेना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए? हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बात का है, लेकिन अगर कोई बच्चा देख रहा है जो अभी 12th में है और तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि NLU लेना चाहिए कि कोई प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। तो यार ये बहुत एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है, वेरी करे। मैं देखो यार, यहाँ पे मैं अपनी कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉ परस्यू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे टॉपर्स की एडवाइस है, तुम्हारी टीचर्स की एडवाइस है, जो हमने यहाँ पे तुम्हारे लिए कंपाइल की है और फिर तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन टेक दिस एडवाइस, ठीक है। तो यार ये मन से कोई एडवाइस नहीं दी जा रही यहाँ पे तुमको। तो यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो यार देखो, टॉप के NLU क्यों अच्छे होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। वहाँ पे टीचर अच्छे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो तुम्हारी क्रीम लेयर होती है सोसाइटी की, मतलब जो टॉप के बच्चे होते हैं वही आ रहे होते हैं। तो अगर तुम वहाँ पे पढ़ रहे हो तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो जो टॉप के जो बच्चे हैं, क्रीम लेयर जो है उसको क्रीम लेयर बोलते हैं। तो उस टाइप के जो बच्चे यार, उनके बीच में तुम पढ़ रहे हो, उनसे सीख रहे हो, एकेडमिक लेवल पे तुम्हारा उनके साथ कंपटीशन रहता है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही होता है, मतलब कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी कि वहाँ क्रीमी लेयर आती है, इसलिए वो टॉप के कॉलेजेस और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन वहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी बहुत हो रही होती हैं। और प्राइवेट कॉलेज में भी तुम देख सकते हो कि जो टॉप के तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज हैं लॉ के लिए, वहाँ पे भी तुम्हारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हो रही होती हैं, ठीक है। और एकेडमिक्स में तो तुमको पता ही है, यहाँ पे वही अगर टॉप के बच्चे रहेंगे तो एकेडमिक्स अच्छा रहेगा और टीचर्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फाइनली NLU बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ आती है यार कि जो पुराने NLU हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जो नए नए बने हैं, जिनको 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल मतलब इतना टाइम हुआ है, ये उतने अभी डेवलप नहीं है। तो अगर तुमको ये मिल रहा है तो यार एक बार तुम प्राइवेट कॉलेज की तरफ देख सकते हो, क्योंकि जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज रहते हैं कई लोग इनको भी ऑप्ट करते हैं, क्योंकि यार ये भी कई साल पुराने हैं। ऐसे भी तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो 20-20 25-25 साल इससे भी ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। तो तुम प्राइवेट कॉलेज अगर तुमको नीचे के NLU मिल रहे हो तो तुम देख सकते हो। और टॉप के तुम्हारे कौन से हैं, तो ये रहे तुम्हारे टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टॉप 10 कॉलेजेस तुम्हारे जो थे वो इंक्लूड किया है, और इसमें मैक्सिमम NLU ही आते हैं, क्योंकि ये सब तुम्हारे पुराने वाले हैं। नए वाले यार जितने हैं उनमें से कुछ अच्छे हैं, सारे नहीं हैं, ठीक है। तो तुम ये लिस्ट देख सकते हो। और यार आज के लिए इतना सा एक छोटा सा वीडियो था, तुमको बस एक इंट्रोडक्शन देना था लॉ की सीरीज़ में, और UPSC की सीरीज़ में ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तुमको जितनी जानकारी हम दे सकते हैं सब देंगे, तो उसकी चिंता मत करो। तब तक के लिए यार सेफ रहो, पढ़ाई करो और बाय।